फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 8 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें हम दो पढ़ चुके थे। ठीक है भाई, एक तो डिजॉल्व सॉलिड्स देख चुके थे हम और दूसरा क्या देख चुके थे, पीएच ऑफ वाटर। अब अपन थर्ड देखते हैं एल्केलिनिटी। तो एल्केलिनिटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो थर्ड डालेंगे हम एल्केलिनिटी। तो एल्केलिनिटी का मतलब क्या होता है, क्षारीयता। तो ये थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके। पीएच जैसे ही हमारी इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और 7 से ऊपर हमारी पीएच होने लगती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो क्या है, H प्लस आयन जो है वो तो होने लगते हैं कम और OH माइनस आयन की मात्रा अधिक होने लगती है। तो OH माइनस आयन अधिक होते ही वो कौन से आयन होते हैं हमारे OH माइनस आयन, वो होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। और हाइड्रोक्सिल आयन अगर हमारे अधिक हैं तो क्या होगा, वो पानी को कैसा बना देंगे, बेसिक मतलब क्या होता है हमारा, क्षार, एल्केलिनिटी। तो अल्कलाइन वाटर हमारा हो चुका है, तो उसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे पाइप है, पाइप में इनक्रस्टेशन हो जाता है। अब ये इनक्रस्टेशन क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी हमारे सेडिमेंट्स होते हैं उनका डिपॉजिट हो जाना। ठीक है, सेडिमेंट डिपोजिशन हो गया। और जो हमारे डिसइंफेक्शन हम करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं, हम क्लोरीन को डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं, तो वो भी क्या है, प्रभावित होता है हमारे किस चीज़ से, केवल और केवल हमारे एल्केलिनिटी से। तो एल्केलिनिटी के काफ़ी सारे प्रभाव होते हैं। तो एल्केलिनिटी की डेफिनेशन क्या होगी, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे भाई। अगर देखो हमारे पानी में क्या है, H प्लस आयन है और इसमें आपने क्या है, OH माइनस आयन को मिला दिया, तो ये तो क्या प्रोड्यूस करता ही करता है, हमारे एल्केलिनिटी। क्लियर है भाई, ये एल्केलिनिटी प्रोड्यूस करता है। अगर ये जो OH माइनस आयन है हमारा, ये आयन अगर हमारा जुड़ चुका है किसमें, H प्लस आयन में, तो क्या बन गया हमारा H2O। अगर इसकी मात्रा मान लीजिए, इसकी मात्रा है कितनी, 10 और इसकी मात्रा है मान लीजिए 2, तो अभी तो क्या है, ये हमारा अम्ल ही है, क्योंकि ये अम्ल करता है, ये क्या उत्पन्न करता है, तो ये क्या है अपना एसिड। तो क्या होता है भाई, जैसे जैसे आप इसकी मात्रा बढ़ाते जाओगे, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये क्या करता जाएगा, H प्लस आयन को न्यूट्रल करता जाएगा। और जैसे इसकी मात्रा कितनी होगी, 10 प्लस 10 दोनों की बराबर होगी, तो ये क्या बन चुका है अपना H2O, मतलब ये H प्लस आयन जो था हमारा वो न्यूट्रल हो गया। क्लियर है कि नहीं। तो इसका काम क्या है, मेन उद्देश्य OH माइनस आयन का, OH माइनस आयन का मेन उद्देश्य है H प्लस आयन को न्यूट्रल कर देना। ठीक, तो वो आयन, अब मैं तो ये केवल एग्जांपल दिया है, तो OH माइनस आयन मैंने केवल एग्जांपल दिया, ऐसे और भी आयन्स होते हैं जो क्या करते हैं, H प्लस आयन को न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब एसिडिटी को कम कर देते हैं। जैसे कि हमारा CO3-2 कार्बोनेट, HCO3- बाइकार्बोनेट, तो ये भी क्या करते हैं हमारे, ये तीनों के तीनों ही मिलकर के, अगर ये तीनों हमारे H प्लस आयन से मिल रहे हैं ना, तो उसकी मात्रा को कम कर देता है। कम करने का मतलब उसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो वो सभी आयन, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और भी कोई आपके माइंड में आ रहा है, तो वो सभी आयन जो H प्लस आयन से मिलकर के उसे न्यूट्रल कर देते हैं, तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, एल्केलिनिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो सभी आयन मिलकर के एल्केलिनिटी बनाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, ये हमारा न्यूट्रल लेवल था और उससे नीचे एसिडिटी, ऊपर एल्केलिनिटी। तो जो आयन मिलकर के इसको न्यूट्रल कर रहे हैं, तो वो आयन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्चुअल में, एल्केलिनिटी। तभी तो वो क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है ना, एल्केलिनिटी एसिडिटी दोनों मिलकर न्यूट्रल हो रहे हैं। तो ये वाली बात थी हमारे किस चीज की, ये एल्केलिनिटी की। तो एल्केलिनिटी क्या होती है, वो आयन्स जो H प्लस आयन को न्यूट्रल कर देते हैं, उन आयन को अपन क्या बोलेंगे, अल्कलाइन आयंस बोलेंगे। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे एल्केलिनिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सी बात है। एल्केलिनिटी अगर पानी में मौजूद है तो उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, इंक्रस्टेशन होगा पानी में, मतलब जो भी आयंस है ना, हम उनकी बात नहीं करें, मेटेलिक आयन की बात नहीं करें, नॉर्मल आयंस डिपॉजिट होने लग जाएंगे। Ca+2 हुआ, वो पाइप के सरफेस पे डिपॉजिट हो गया और डिपॉजिट होकर के क्या कर देगा, पाइप की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। इस तरह से वो डिपॉजिट हो गया। ठीक है भाई। दूसरी बात हम बात करते हैं सेडिमेंट डिपोजिशन। कोई अगर सिल्ट आ रही है, छोटे मोटे से पार्टिकल्स आ रहे हैं सैंड के, वो भी क्या है, बैठने लगेंगे अगर अल्कलाइन वाटर है तो। तीसरी चीज क्या होती है हमारी, जो क्लोरिनेशन होता है वो प्रभावित होता है हमारा, मतलब डिसइंफेक्शन हमारा प्रभावित होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलिनिटी। तो ये सारे इसके प्रभाव होते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे एल्केलिनिटी को, एल्केलिनिटी को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम टाइट्रेशन का यूज करते हैं और उसमें हम H2SO4 कितनी सांद्रता का, 0.01 NH2, नॉर्मेलिटी कितनी होती है 0.01, तो 0.01 NH2SO4 क्या होता है हमारा, अम्ल होता है।
इसको हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं टाइट्रेंट के रूप में। टाइट्रेंट क्या होता है, ये एक छोटा सा समझ लीजिए आप, क्योंकि आगे यही चीज काम आने वाली है बार बार। ये हमारी ब्यूरेट होती थी, लंबी सी पाइपलाइन जो आपने देखी होगी किसमें, अपने केमिस्ट्री की लैब के अंदर। तो इस तरह से रहती थी। एक हमारा पिपेट रहता था, छोटी सी ट्यूब रहती थी, और नीचे क्या हमारे पास फ्लास्क रहता था। तो इस ये जो पाइप लगा हुआ होता था उसमें हम कोई एक सॉल्यूशन डालते थे, उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। क्लियर है कि नहीं। नीचे हमारे पास फ्लास्क होता था जिसमें हमारा टेस्ट सैंपल होता था। मान लो मुझे पानी की एल्केनिटी निकालनी, तो पानी को इस फ्लास्क के अंदर डालूंगा और उस फ्लास्क को ब्यूरेट के नीचे लगा दूंगा। तो ये तो थी ब्यूरेट, ये फ्लास्क है, फ्लास्क में टेस्ट सैंपल है, इसमें क्या है टाइट्रेंट, जिससे हम उस टेस्ट सैंपल की क्रिया करवाने जा रहे हैं। तो उसके बाद में क्या करते हैं, उस ब्यूरेट को धीरे धीरे खोलते हैं और उसको हम स्टिर करते हैं। स्टिर मतलब उसको हिलाते हैं हम, तो वो उसके अंदर जाएगा, जाने के बाद वो घुलता रहेगा, और घुलने से क्या होगा, एक पॉइंट पर वो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम उसमें कोई ना कोई एक केमिकल डालते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या बताता है, किसी भी रिएक्शन के चेंज होने का, रिएक्शन के खत्म होने को दर्शाता है हमारा क्या, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर ग्रुप में कुछ भी चीज यूज कर लेते हैं। मान लो इंडिकेटर भी लिक्विड ही होता है हमारा, एक कोई केमिकल होता है। ये हमारी पिपेट होती है, पिपेट से हमने इंडिकेटर को लिया और उसको को किसमें डाल दिया, हमने वाटर सैंपल के अंदर डाल दिया। और वाटर सैंपल में डालने के बाद में हम क्या, ब्यूरेट को खोल दिया, ऐसे करने लगे हम। तो क्या हुआ, एक पॉइंट पे जो हमारा वाटर सैंपल था उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। उसका कलर हो गया हमारा क्या, डार्क ब्लैक हो गया, या कोई और कलर हो चुका है उसका। तो हम समझ गए भाई जो रिएक्शन थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है क्या नहीं। तो हमारा कितना ब्यूरेट लगा, मान लीजिए हमारा 10 ml लगा ब्यूरेट। भाई ब्यूरेट की रीडिंग आ रही है ना ऊपर से, यहां से आप खोल रहे हो तो कम होता जाएगा। कितना ब्यूरेट लगा उसकी मात्रा हम लिख लेते हैं अलग से। ठीक है, कितना ब्यूरेट में जो लिक्विड है, सॉरी, कितना लगा उसको हम अलग से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, और केमिकल रिएक्शन के आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि इसके अंदर कितनी एल्केनिटी है। भाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ब्यूरेट में अपन क्या यूज करेंगे, अम्ल। इसमें क्या है, क्षार ज्ञात कर रहे हैं। तो जितना अम्ल क्षार में लगेगा, भाई मान लीजिए इसमें 10 ml है एल्केनिटी, हमें नहीं मालूम, तो 10 ही क्या लगेगा, एसिड लगेगा, तब जाकर के तो वो न्यूट्रल होगा, तभी तो वो वाटर बनेगा। क्लियर है क्या नहीं। तो उसके आधार पे अपन निकालते हैं एल्केनिटी कितनी है, जितना अम्ल लगा है उसके आधार पे हम क्या निकालते हैं, उसमें क्षारीयता कितनी है। इस तरह से निकाला जाता है। तो केमिकल जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सभी को अपन टाइट्रेशन से ही ज्ञात करते हैं मोस्टली। जैसे हमारा आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ, या फिर नाइट्रेट हुआ, नाइट्राइट हुआ, अल्बुमिनॉइड हुआ, फ्री अमोनिया हुआ, क्लोराइड हुआ, फ्लोराइड हुआ, जितने भी होते हैं उन सभी को अपन मैक्सिमम किससे ज्ञात करते हैं, केवल और केवल टाइट्रेशन के द्वारा। तो टाइट्रेशन आप एक बार माइंड में सेट कर लीजिए। कि फिर से बोल देता हूं, टाइट्रेशन में क्या होता है, ये एक विधि होती है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा किसी भी क्वांटिटी को ज्ञात करने की। उसमें एक ब्यूरेट होता है, एक पाइप होता है ऐसे, जिसके अंदर हम एक लिक्विड डालते हैं, इसको बोलते हैं टाइट्रेंट। ठीक, और नीचे होता है फ्लास्क जिसमें हम टेस्ट सैंपल को डालते हैं, यूज करते हैं। और एक होती है पिपेट, पिपेट की सहायता से अपन क्या करते हैं, इंडिकेटर को उसके अंदर डाल देते हैं। इंडिकेटर का काम केवल ये है जो रिएक्शन के कंप्लीट होने या चेंज होने को दर्शाता है। क्लियर है कि नहीं। टाइट्रेंट क्या होता है भाई, जिसको अपन ब्यूरेट में यूज करते हैं। टेस्ट सैंपल क्या होता है, इसको अपन फ्लास्क में यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये इंडिकेटर, टाइट्रेंट, सारी चीजें बार बार आती रहेंगी, तो एक बार अपन क्लियर कर चुके हैं, और अपन इनको फर्दर देखेंगे। तो टाइट्रेशन के द्वारा अपन निकालते हैं, और क्या यूज करते हैं उसके रूप में, अपन अम्ल का यूज करते हैं। और अम्ल में बेसिकली कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका अपन यूज करते हैं टाइट्रेशन द्वारा। अब बात आती है चौथी चीज क्या है, इसकी लिमिट की। तो भैया जो इसकी लिमिट होती है ना, वो कितनी होती है, 200 मिलीग्राम पर लीटर से 600 मिलीग्राम पर लीटर। ये कोई 2 नहीं है, 200 का मतलब क्या है, 200 तो है एक्सेप्टेबल, कि भाई 200 तक तो हम एल्केनिटी को झेल सकते हैं, लेकिन अगर 200 से ज़्यादा हुई तो दिक्कत करेगी। लेकिन अपने पास अगर कोई सोर्स नहीं है तो अपन 600 तक परमिट कर सकते हैं लास्ट। 601 हुआ तो भी हमें दिक्कत शुरू हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं। इन सब के बारे में लिखते हैं अपन वन बाय वन। तो एल्केनिटी के बारे में पहले मैं लिखता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पर अपना वो थोड़ा सा पैटर्न जो वो ब्रेक हो चुका है, कौन सा वाला, ऑरिजन, ऑरिजन के बाद में फिर इफेक्ट, इफेक्ट के बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद फिर क्या आता है हमारा, लिमिट्स। तो क्योंकि ऑरिजिन में तो कुछ आएगा नहीं, ऑरिजिन में अपन इसके बारे में ही लिखेंगे, तो एल्केनिटी के बारे में लिखता हूं मैं। जो आयंस H प्लस आयन को न्यूट्रल करते हैं वो आयन पानी में एल्कलिनिटी
उत्पन्न करते हैं। ठीक, एल्केनिटी उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल OH माइनस CO3 - 2 HCO3-, 3 प्रकार के आयन हो गए हमारे ये। और अगर हम बात करते हैं आगे कि एल्केलिनिटी के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई अगर प्रभाव की बात करें, इसके कारण क्या क्या होता है भाई? इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप, sediment deposition, problem in chlorination। ठीक, इफेक्ट के बाद में अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, ये हो गया इफेक्ट। इफेक्ट के बाद अपन बात करते हैं मेजरमेंट की। तो क्या होता है भाई? एल्कैलिनिटी का मेजरमेंट टाइट्रेशन द्वारा किया जाता है, जिसमें टाइट्रेंट के रूप में एसिड ब्रैकेट में 0.01 N H2SO4 का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं इसकी लिमिट की, तो भैया दो ही लिमिट होती हैं इसकी, एक्सेप्टेबल और कॉज टू रिजेक्शन। एक्सेप्टेबल कितनी होती है इसकी लिमिट? IS 10-500 सॉरी 2000 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम पर लीटर टू 600 मिलीग्राम पर लीटर। सारी बातें थी हमारी किससे रिलेटेड? एल्केनिटी से रिलेटेड। आप इसको उतार लें, मैं इसे मिटाता हूं फिर। फोर्थ आता है हमारा क्या? हार्डनेस। बात आती है भाई हार्डनेस की। तो हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस जो है हमारी, जो हमारे मल्टीवैलेंट कैटायंस होते हैं भाई, जनरली तो क्या बोलते, सबको ये पता है कैल्शियम मैग्नीशियम कारण हार्डनेस उत्पन्न होती है। बिल्कुल गलत बात है कि जो हमारे पानी मौजूद मल्टीवैलेंट कैटायंस होते हैं, मल्टीवैलेंट कैटायन मतलब क्या होता है? बहु, मल्टी मतलब बहु, वैलेंट का मतलब बंधीय, कैटायन का मतलब धनायन। बहुबंधीय धनायन मतलब वो धनायन जिनके पास एक से ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हों। जैसे एक है Na+ सोडियम, वो तो है Na+, प्लस का मतलब होता है +1, +1 को अपन प्लस लिखते हैं, ठीक है ना। तो Na+ है, ये एक्चुअल में तो था Na+1, इसको अपन Na+ ही लिखते हैं। एक है हमारे पास क्या? Ca+2, तो इसके पास कितने हैं भाई? इसके पास केवल एक से ही जुड़ सकता है ये Na, दो से नहीं जुड़ सकता। Ca कितना जुड़ सकता है? दो से जुड़ सकता है। और ये कैसे हैं? दोनों ही क्या है हमारे? कैटायन, धनायन है दोनों दोनों, एनायन थोड़ी है, एनायन नहीं है। तो ये वाला भी धनायन है, ये वाला भी धनायन है, लेकिन ये है सिंगल वैलेंट या मोनोवैलेंट, और ये है हमारा मल्टी वैलेंट।
ऐसे ही और बात करता हूँ Mg+2, और बात करता हूँ Sr+2, Sr+3 और Sr+4, Fe+2, Fe+3, Pb+4, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना भाई, सारे के सारे देखो, इसको छोड़ करके ऊपर वाले सारे के सारे क्या है, ये हमारे मल्टीवैलेंट है। मल्टीवैलेंट मतलब एक से अधिक से जुड़ सकते हैं ये, +2 +2 +3 +4 प्लस, सारे प्लस में हैं और एक से अधिक इनके पास पावर है। तो क्या है ये हमारे मल्टीवैलेंट। तो जितने भी ये जो मल्टीवैलेंट है ना, ये पानी को हार्ड बना देते हैं। हार्ड का मतलब क्या है, जो पानी है एक तो उसमें जो फूड है ना, अगर उस हार्ड वाटर में अगर खाना बनाते हो तो वो टेस्टलेस बनता है, ठीक है ना, टेस्टी नहीं बनता। दूसरी बात, वो अगर आप उस पानी से आप कपड़ों को धोगे तो क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर से अगर आप कपड़े को धोते हो तो उसमें बिल्कुल भी लेदर फॉर्म नहीं होगा। लेदर का मतलब क्या होता है कि जो साबुन से जो हमारे झाग आते हैं, झाग उत्पन्न नहीं होते। और अगर झाग उत्पन्न नहीं हो रहे तो हमारी मेंटलिटी क्या है कि भाई कपड़ा धुला ही नहीं है। जब तक झाग उत्पन्न नहीं होते आप क्या करते हो, घिसते जाते हो घिसते जाते हो, तो हमारा सॉप का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या तो भाई अपन लोगों को तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अपन तो सप्ते में 1 या 2 बार अपन कपड़े धोते हैं। लेकिन जिनका काम ही केवल लॉन्ड्री का है, जिनका काम ही केवल कपड़े धुलाई का है, तो उनके लिए तो फर्क पड़ जाएगा ना। तो हार्ड वाटर का वो यूज़ क्यों करेंगे, या फिर किसी इंडस्ट्री में जहाँ पर केवल इसी का यूज़ किया जाता है कपड़े वपड़े धुलाई के लिए, तो उस इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, ज़्यादा साबुन लगेगा, ठीक है। बॉयलर फीड वाटर जो हमारे प्लांट्स होते हैं, बॉयलर, वहाँ उनके लिए भी दिक्कत आती है। अगर हार्ड वाटर है तो पूरा जम जाता है अच्छे तरीके से वो, ठीक है ना, सरफेस पर। तो हार्ड वाटर के बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारे। तो इसके कारण कोरोजन भी होता है हार्ड वाटर के कारण हमारा, और इनकस्टेशन तो होता ही होता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे हार्ड वाटर के कारण उत्पन्न होती है। तो हार्ड वाटर क्यों, किस तरह से उत्पन्न होता है हार्ड वाटर, मैंने आपको बताया, पानी में मौजूद मल्टीवैलेंट कैटायंस के कारण हार्डनेस उत्पन्न होती है। तो हार्डनेस किसके कारण उत्पन्न होगी, इन चीज़ों के कारण, मल्टीवैलेंट कैटायन। अब मल्टीवैलेंट कैटायन के कारण हमने तो केवल Ca और Mg+2 पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। पानी में जो है ना, इन सभी में से सबसे ज़्यादा मात्रा इन दोनों की ही होती है। 90% ये दो ही मौजूद होते हैं, बाकी के 10% होते हैं। इसलिए हार्डनेस बेसिकली इज कॉज्ड ड्यू टू ओनली Ca+2 एंड Mg+2। इसलिए हार्डनेस केवल Ca+2 और Mg+2 से उत्पन्न होती हुई हम मानते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो भाई कैल्शियम मैग्नीशियम से ही मानते हैं अपन। तो हार्डनेस जो है, अब इसमें भी देखो हार्डनेस अपनी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी टेम्पोररी हार्डनेस और एक होती है हमारी परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पोररी और परमानेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो टेम्पोररी हार्डनेस तो हमारी वो हार्डनेस होगी जिसमें जो हमारा कैल्शियम है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो किससे जुड़ रहा है भाई, ये जुड़ रहा है किससे, CO3-2 और SCO3-। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे केवल इन दोनों से जुड़ रहे हैं ना भाई, Ca किससे जुड़ रहा है, Ca तो क्या है +2, प्लस को माइनस से जुड़ेगा, और ये क्या है हमारा CO3-2, दोनों जुड़ गए तो क्या बना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और दूसरा अगर CaSO3 जुड़ता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। H का मतलब बाई होता है। अब भाई बात ये आती है कि जब ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम हमारे केवल किससे जुड़ रहे हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, तो उस प्रकार से भी क्या है, हमारी हार्डनेस तो उत्पन्न हो, क्योंकि Ca+2 मिलते ही हार्ड वाटर बन चुका है। अब वो पानी तो हार्ड है, लेकिन अगर आप उस पानी को केवल क्या है, गर्म कर दोगे ना, तो क्या होगा, ये जो Ca+2 ये जो अपना बना है ना CaCO3, वो नीचे बैठ जाएगा। चूना नहीं होता है क्या, उस तरह से वो नीचे बैठ जाएगा। पानी आपने गर्म करा तो वो नीचे बैठ जाएगा। हम पानी को छान लेंगे तो जो छलनी के ऊपर रुका हुआ है ना, वो क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर की तरह बन जाता है ये, चूना पत्थर की तरह। या फिर CaSCO3 मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वो रुक जाता है छलनी के ऊपर, और जो बाकी का पानी है एकदम आपका प्योर वाटर है, मतलब वो सॉफ्ट वाटर है, हार्ड वाटर नहीं है। तो कुल मिला के ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे किससे जुड़े थे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अगर वो जुड़े थे, तो वो क्या कर रहे थे पानी के अंदर, वो इजीली रिमूव हो पा रहे थे सिंपल बॉइलिंग के आधार पे। तो जब वो सिंपल बॉइलिंग से ही हट रहे थे, तो इसलिए अपन इस हार्डनेस को क्या बोलते हैं, टेम्पररी हार्डनेस की। भाई ये जो हार्डनेस है ना, परमानेंट नहीं है, आप इसको रिमूव कर सकते हो घर पे ही। क्लियर है क्या नहीं। तो और दूसरी बात आती है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई टेम्पोररी हार्डनेस कौन सी होती है, तो आप ये नहीं कहेंगे सर कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को कहते हैं, नहीं। अगर कैल्शियम हार्डनेस तो केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये जुड़ किससे रहे हैं, उसके आधार पर ये हार्डनेस अपनी दो प्रकार की होती है। अगर ये जुड़ रहे हैं हमारे किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है, Ca+2 और Mg+2, तो ये या तो जुड़ सकते हैं किससे, CO3-2 और HCO3
माइनस, या तो इससे जुड़ेंगे या फिर ये जुड़ेंगे किससे, NO3 माइनस 2 SO4 माइनस 2 या फिर अपना Cl माइनस। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है हमारी, ये तो है हमारे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये है हमारे क्या नाइट्रेट, और ये क्या है हमारा सल्फेट, और ये क्या है क्लोराइड। अगर ये दोनों के दोनों हमारे जुड़ते हैं इनसे, तब तो कौन सी होगी, टेम्पोररी। क्यों होगी टेम्पोररी, पानी को गर्म करेंगे, हार्डनेस नीचे बैठ जाएगी, और जो पानी है आप उसका क्या हो चुका है, आपका सॉफ्ट वाटर। लेकिन अगर ये इससे जुड़ चुके हैं, पानी के अंदर ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, और ये वाले आयंस इनसे जुड़ गए, मतलब क्या बना दिया, CaNO3 MgNO3, और MgSO4 से जुड़ गया तो MgSO4। ठीक है, अगर ये बनते हैं ना, तो ये क्या है, आप बॉइलिंग कर दोगे ना तो हटेंगे नहीं बॉइलिंग से इजीली। इनको रिमूव करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड यूज करने पड़ेंगे, जैसे आयन एक्सचेंज मेथड, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट मेथड। तो आपको काफ़ी सारे मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, तब जाकर के ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये रिमूव हो पाएंगी पानी से। इसका मतलब ये जो हार्डनेस है, हार्डनेस तो ये भी है हमारी, और हार्डनेस ये भी है CO3। लेकिन देखो इसमें भी Ca आ रहा है, इसमें भी Ca आ रहा है, दोनों ही हार्डनेस है, लेकिन इस हार्डनेस को तो अपन रिमूव कर सकते हैं सिंपल बॉइलिंग के द्वारा। इसके लिए स्पेशल मेथड्स यूज करेंगे, इसलिए इसको तो बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस, और इसको क्या बोलेंगे अपन, टेम्पोररी हार्डनेस। तो टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस आपको क्लियर है क्या होती है, फिर से बोल देता हूँ। टेम्पोररी हार्डनेस तो वो होगी भाई, हार्डनेस हो रही है केवल मल्टीवैलेंट कैटायन के कारण, और मल्टीवैलेंट के अंदर भी कैल्शियम मैग्नीशियम पानी के अंदर ज़्यादा मौजूद होते हैं, इसलिए अपन कैल्शियम मैग्नीशियम के जुड़ने के आधार पर ही हार्डनेस को डिफाइन करते हैं। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम हमारा जुड़ रहा है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से, तब तो कहलाएगा टेम्पोररी हार्डनेस, क्योंकि इसको बॉइलिंग के द्वारा हटा सकते हैं। अगर ये जुड़ रहा है हमारा किससे, क्लोराइड नाइट्रेट सल्फेट से, तो जो है उसको आप सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। बात क्लियर है भाई, इसको अपन लिखते हैं। और हार्डनेस किस चीज के कारण उत्पन्न होती है, कि Ca+2 Mg+2, नहीं, बिल्कुल गलत। इनके कारण होती है, लेकिन इन्हीं के कारण नहीं होती। हार्डनेस किसके कारण होगी, मल्टीवैलेंट कैटायन के कारण। ये चीज लिखते हैं अपन इसके अंदर। पानी में मौजूद मल्टीवैलेंट कैटायन बहुबंधीय धनायन हार्डनेस उत्पन्न करते हैं। मल्टीवैलेंट कैटायन लिख देता हूं, Ca+2 Mg+2 Fe+2 Fe+3 Sr+4 एक्सेट्रा। अब देखो भाई, सभी मल्टीवैलेंट कैटायन में से पानी में कैल्शियम व मैग्नीशियम सर्वाधिक मौजूद होते हैं, अतः कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन के अन्य आयन से जुड़ने के आधार पर हार्डनेस निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी हार्डनेस होती है भाई, ए लिखेंगे हम
टेम्पोररी हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस कौन सी होती है? ये वो हार्डनेस होती है भाई, कैल्शियम अगर हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जुड़ते हैं तो हमारी टेम्पोररी हार्डनेस प्राप्त होती है। इसको सिंपल बॉइलिंग के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, ठीक है ना। कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन के कार्बोनेट मतलब CO3-2 व बाइकार्बोनेट HCO3- से जुड़ने पर प्राप्त हार्डनेस टेम्पोररी हार्डनेस कहलाती है। इस हार्डनेस को सिंपल बॉइलिंग द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो देखो भाई, Ca+2 Mg+2 अगर ये जुड़ते हैं हमारे किससे, CO3-2 और HCO3-, तो क्या बनता है भाई? भाई ये है ये प्लस ये Ca+2 और ये है, ये किससे जुड़ रहे हैं हमारे? इन दोनों में से किसी से भी जुड़ रहे हैं। तो Ca+2 इससे जुड़ेगा तो क्या बनेगा? CaCO3। भाई +2 ने कैसे जोड़ते हैं देख लो एक बार, मैं आपको समझा देता हूँ। ये Ca+2 है, ये CO3-2, ये जाएगा यहाँ पर बेस पे, ये बेस पे जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पर जाएगा तो क्या बना हमारा? देखो ये माइनस तो एक तरफ आएगा, Ca2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा? CaCO3 हो गया, ठीक है। ये -2 है और ये +2 है, बेस में जाते हैं भाई। देखो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, लेकिन जब दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है ना एग्जैक्ट, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। क्लियर है क्या नहीं? तो क्या बन गया? CaCO3। तो इसकी पावर तो इसके बेस में जाएगी, इसकी पावर इसके बेस में जाएगी। क्लियर है? तो CaCO3 बन गया। और लेकिन अगर Ca+2 हमारा इससे मिलता है तो क्या बनेगा? देखो Ca+2 था और इधर क्या था? CO3-। एक्चुअल में क्या है? ये -1 है, लेकिन इसको अपन माइनस लिखते हैं, तो -1 मान लीजिए, चाहे माइनस कुछ भी लिख दिए की बात है। तो ये तो इधर चला जाएगा, तो ये तो 1 आएगा, इधर 1 को तो अपन लिखेंगे ही नहीं। और इधर क्या बचा? HCO3, इसके बेस में क्या जाएगा? 2 जाएगा। ये वाला 2 इसके बेस में चला गया, तो इन दोनों को अपन इस तरह से जोड़ते। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ऐसे मत लिख देना कि Ca ब्रैकेट लगाया नहीं CO3 2, तो ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। क्लियर है क्या नहीं? तो ये 2 कहाँ पर लगेगा? ये इस कंप्लीट के बेस में, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा के इस कंप्लीट के बेस में 2 को लिख दिया है। ठीक, MgCO3 और Mg का उससे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो देखो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CO3 यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, आप लिख सकते हो। ये देखो लिखा हुआ है कार्बोनेट, CO3-2 का मतलब क्या है? कार्बोनेट, और HCO3- का मतलब क्या है? बाइकार्बोनेट। H जुड़ते ही बाई बन चुका है वो, ठीक है। तो इससे क्या क्या कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं हमारे? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये 4 हमारे कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो इन चारों को बनने पर क्या होगा? अगर आप सिंपल बॉइलिंग कर दोगे तो चारों नीचे बैठ जाएंगे, पानी अपना सॉफ्ट हो चुका है। इसको उतारेंगे, फिर सेकंड लिखता हूं मैं, इसको उतार लेंगे। मैं इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा।
बी है परमानेंट हार्डनेस। तो ये क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के किस किस से जुड़ने पर, नाइट्रेट मतलब NO3-2, कॉमा सल्फेट मतलब SO4-2, वह तीसरा कौन सा बच गया भाई, वह क्लोराइड मतलब Cl- से जुड़ने पर प्राप्त हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस कहलाती है। क्योंकि क्यों कहलाती है परमानेंट, क्योंकि इस हार्डनेस को सिंपल बॉलिंग द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसके लिए अपना अलग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो देखो भाई इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ेगा, ये जो चीज़ें हैं NO3-2, SO4-2, Cl-, कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे बताइए। इसमें बनेंगे, ये इससे जुड़ेगा तो देखो +2 -2 बराबर, तो मतलब CaNO3, Ca से जुड़ेगा तो भी बराबर हो गया CaSO4, Ca से जुड़ेगा तो नहीं होगा, Ca इसका 1 तो इधर आ जाएगा बेस में और इसका 2 उधर बेस में, CaCl2, ऐसे ही हमारे क्या बनेंगे MgNO3, MgSO4, MgCl2। तो कुल मिलाकर के हमारे जो पार्टिकल्स टोटल जो हमारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं हमारे कंपाउंड्स, ये CaNO3, CaSO4, CaCl2, MgNO3, MgSO4, MgCl2। तो इन कंपाउंड्स को अगर आप पानी मौजूद है तो हार्डनेस प्रोड्यूस करेंगे, और हार्डनेस कौन सी होगी, वो हमारी परमानेंट, क्योंकि हम इसको सिंपल बॉलिंग द्वारा रिमूव नहीं कर सकते। इसको भी उतार देंगे आप, मैं इसे मिटाता हूँ। अब देखो भाई हार्डनेस के इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो देखो हार्ड वाटर से झाग उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः हार्ड वाटर का यूज़ करने पर सोप कंजम्पशन मतलब साबुन का यूज़, खर्चा बढ़ता है। बॉयलर्स और क्या करता है, हार्डनेस के द्वारा कोरोजन व इनक्रस्टेशन ठीक। और क्या होता है भाई हार्डनेस के कारण, हार्ड वाटर बॉयलर्स को प्रभावित करता है, हार्ड वाटर फूड को टेस्टलेस बनाता है। इफेक्ट के बाद फिर क्या आती है बात हमारे मेजरमेंट। तो इसके मेजरमेंट के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, हर्नर्स मेथड होता है अपना, क्लार्क्स मेथड होता है, और एक होता है हमारा वर्सनेट मेथड। तो वर्सनेट मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। क्या है वर्सनेट, कुछ नहीं है, इसमें वर्सनेट नाम का एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, वही टाइट्रेशन होगा
जिसमें EDTA का यूज़ किया जाता है हमारे टाइट्रेंट के रूप में, और इंडिकेटर के रूप में इरियोक्रोम ब्लैक टी के का यूज़ अपन करते हैं। तो ये इसमें वही चीज़ देखो, इस तरह की एक ब्यूरेट रहती है, उसमें अपन एक सॉल्यूशन डालते हैं, इसको बोलते हैं EDTA। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हार्डनेस का मेजरमेंट कैसे करते हैं, EDTA के द्वारा। EDTA क्या होता है, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक। और जो हम इसके अंदर इंडिकेटर यूज़ करते हैं ना कि हमारी रिएक्शन खत्म हो चुकी है, उसको अपन जानने के लिए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर के रूप में अपन किसका यूज़ करते हैं, इरियोक्रोम ब्लैक टी का, ठीक है भाई। तो अपन इसको लिख लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका मेजरमेंट वर्सनेट मेथड की सहायता से टाइट्रेशन द्वारा किया जाता है। इसमें टाइट्रेंट के रूप में EDTA व इंडिकेटर के रूप में EBT का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है हमारे लिख भी देता हूँ मैं, टाइट्रेंट होता है हमारा EDTA, और इंडिकेटर क्या होता है हमारा EBT। EDTA का मतलब क्या है, इथाइलिन डाइएमीन एसिटिक एसिड। EBT का मतलब क्या है, इरियोक्रोम ब्लैक टी। टी का मतलब टी है। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट, काफ़ी बार पूछा गया है कि हार्डनेस को अपन कैसे मेजर करते हैं, EDTA के द्वारा, ठीक है ना। EDTA और EBT इसका इंडिकेटर होता है। इसको उतार लेंगे, इसको उतार लेंगे। अपन इसकी एक लिमिट और लिखते हैं, इसकी लिमिट क्या होती है, वही सेम लिमिट होती है इसकी भी। तो इसकी लिमिट चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं, लिमिट कौन सी होती है इसकी, एक्सेप्टेबल कॉज टू रिजेक्शन, ये होती है वही फिक्स 200 मिलीग्राम पर लीटर, और ये 600 मिलीग्राम पर लीटर। IS 10-500 हमें कहता है, ठीक। भाई एक प्लीज़ एक छोटी चीज़ और लिखेंगे, वो थोड़ी मिस हो गई। जहाँ हमने लिखा था ना टेम्पोररी हार्डनेस, हेडिंग जो डाली थी, वहीं पर आप स्लैश लगा के लिख देंगे क्या, कार्बोनेट हार्डनेस CH। और जहाँ पर हमने लिखा था परमानेंट हार्डनेस, वहाँ स्लैश लगा के लिखेंगे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस NCH। ये आप लिख लो भाई पहले, ठीक है ना। टेम्पोररी को कार्बोनेट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जुड़ रहा है, इसमें उनसे नहीं जुड़ रहा, क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट जुड़ रहा है, इसलिए अपन को बोलते हैं नॉन कार्बोनेट, ठीक है ना।
ये उतार लीजिए, काम की चीज़ है इसलिए। अब देखो इससे हार्डनेस रिलेटेड अपने 2-3 नोट हैं जिनको मैं उतारता हूँ। तो नोट नंबर 1 क्या है कि जो हमारा डोमेस्टिक वाटर होता है ना, घरेलू पानी जो हम यूज़ करते हैं, उसकी जो हार्डनेस होती है ना, उसकी रेंज क्या होती है, हार्डनेस सामान्यतः 75 मिलीग्राम पर लीटर से 115 मिलीग्राम पर लीटर, ये होती है रेंज। कौन से वाले की? डोमेस्टिक वाटर की। ठीक, घरेलू पानी में लगभग इतनी हार्डनेस तो मिल ही जाती है। सेकंड आती है अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर बाय हार्डनेस। हार्डनेस के आधार पे आप पानी को किस तरह से विभाजित करोगे। तो यहां तो आती अपनी बात हार्डनेस की, किस में? मिलीग्राम पर लीटर में, और ये है अपना वाटर। अगर हार्डनेस की वैल्यू 0 से 55 के बीच में है तो उस वाटर को बोलेंगे अपन क्या? हार्ड वाटर। और अगर ये 56 से 100 के बीच में है तो बोलेंगे स्लाइटली हार्ड है पानी, थोड़ा सा हार्ड है। 101 से 200 तक है मॉडरेटली हार्ड, मतलब अच्छा खासा हार्ड है। और ग्रेटर देन 200 है तो क्या है वो पानी? बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो हार्डनेस के आधार पे हमारे पानी को हमने क्लासीफाई किया है। कैसे कैसे किया है? अगर 0 से 55 के बीच में तो हार्ड वाटर, और अगर 55 से ज़्यादा है, मतलब 56 से लेकर 100 के बीच में है तो क्या है हमारा? स्लाइटली हार्ड, थोड़ा बहुत हार्ड है। और अगर 101 से 200 के बीच में तो क्या है हमारा? ये हमारा मॉडरेटली हार्ड है। और अगर 200 से ज़्यादा है तो वेरी हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड पानी है। तो वेरी हार्ड तो होगा ही। हमारी लिमिट देखो ना 200 मिलीग्राम तक, एक्सेप्टेबली 200 तक थी। क्लियर है कि नहीं? तो आपसे अगर पूछ लेता है, आपको बोल देता है 80 है अगर हार्डनेस, तो कौन सा पानी होगा? अगर 80 है तो इस रेंज में आ रहा है, स्लाइटली हार्ड। अगर कहते हैं 150 है तो इस रेंज में आ रहा है, मॉडरेटली हार्ड। 50 है तो इस रेंज में आ रहा है, हार्ड। अगर 250 है तो इस रेंज में आ रहा है, वेरी हार्ड। क्लियर है? एक नोट और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहीं पर लिख देता हूं। देखो भाई, ये नोट क्या है? तीसरा नोट कहता है टोटल हार्डनेस, मतलब कार्बोनेट हार्डनेस प्लस में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, या फिर इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम है ना, वो क्या कहलाएगी? इसका मतलब देखो, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े लेवल पे तो पूछते ही हैं, लेकिन ये सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसको अपन बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या है टोटल हार्डनेस? टोटल हार्डनेस कौन सी होगी? टेम्पोररी और परमानेंट। तो टेम्पोररी होती है कार्बोनेट हार्डनेस और परमानेंट होती है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। उन दोनों का योग क्या हो गया हमारा? टोटल हार्डनेस। मान लीजिए किसी पानी में जो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस है वो है कितनी? 10 मिलीग्राम पर लीटर, और नॉन कार्बोनेट हमारी कितनी? 20। तो टोटल कितनी हो गई? 30 मिलीग्राम पर लीटर। अब आप देखिए इन दोनों में क्या, क्यों हम ऐसा पढ़ रहे हैं। देखो भाई, एल्केलिनिटी किसके कारण होती है? वो होती है हमारी CO3-2, HCO3- और OH-। ये हमने देखा था किसके बारे में? इसके कारण क्या होती है? एल्केलिनिटी। देखा था अभी हमने जस्ट पहले, इससे पहले वाला टॉपिक। और हमने ये भी देख लिया कि Ca+2 और Mg+2 के कारण क्या होती है? हार्डनेस होती है। अब क्या है, ये वाली चीज इससे जुड़ गई ना, तो पानी में क्या है? हार्डनेस भी प्रोड्यूस हो रही है और एल्केनिटी प्रोड्यूस हो रही है। दोनों चीज प्रोड्यूस हो रही है, नहीं हो रही है भाई? इसके कारण होता है एल्केनिटी, इसके कारण होती है हार्डनेस। दोनों जुड़ गए तो हमारे हार्डनेस तो हो ही रही है, ठीक, कार्बोनेट हार्डनेस हो रही है। लेकिन साथ में क्या हो रहा है? उसके साथ साथ में हमारे क्या हो रही है? वो पानी के अंदर एल्केलिनिटी भी मौजूद प्रोड्यूस हो रही है इन चीज़ों के कारण। ठीक है ना? तो अब हम किस तरह से निकालेंगे? तो भाई टोटल जो हार्डनेस है हमने वो देख ली, और उस पानी में एल्केनिटी भी देख ली। तो कहने का मतलब दोनों चीज़ एक साथ मौजूद हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। जब दोनों ही चीज़ मौजूद है ना, तो उन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी? हमारी कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी। इसके आधार पर हमारे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो अभी आप ये तीनों नोट उतार लीजिए। ठीक है,
तीनों नोट उतारिए। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं मैं उतारता हूँ। 1, 2 और 3 तीनों नोट उतार देंगे। मैं इसे मिटाता हूँ, फिर इसके अपन क्वेश्चंस करते हैं 2-4। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। पिक अप द कंपाउंड्स अमॉन्ग these which causes hardness in water। देखो भाई, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आपसे कोई भी पूछ लेगा ऐसे दे करके, पिक अप द कंपाउंड्स अमॉन्ग दीज विच कॉजेज हार्डनेस इन वाटर। इनमें से वो कंपाउंड बताओ जो हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन कौन से करते हैं, तो मैंने तो सारे लिख दिए भाई कि हार्डनेस में भी अपन बाइफिकेट कर लेते हैं कि कौन सा, तो इनमें से ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा तो हार्डनेस करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने तो सारी चीज़ें लिख ली कि कौन सा तो कार्बोनेट करेगा, कौन सा नॉन कार्बोनेट और कौन सा हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सबको अपन छांट लेते हैं, 1 बाय 1 अपन देखते हैं। तो देखो हार्डनेस क्यों होती है हमारे माइंड में, केवल एक चीज आनी चाहिए कि मल्टीवैलेंट कैटायन के कारण, मतलब Ca+2 Mg+2, मतलब +1 से अधिक चीज आनी चाहिए, उनके कारण अपनी हार्डनेस होती है। तो हमने देखा भाई, इसमें और भी एक आध दो और लिख देता हूं मैं। ठीक, देखो पहला वाला देखा मैंने CaSO4। तो Ca क्या है, Ca+2 मल्टीवैलेंट है, किससे जुड़ रहा है, SO4 कार्बोनेट से नहीं जुड़ रहा। पहली बात तो Ca है मतलब हार्डनेस होगी ही होगी, हार्डनेस होगी क्योंकि Ca+2 है ना, ये हार्डनेस होगी तो कौन सी होगी वो, कार्बोनेट या नॉन कार्बोनेट। भाई कार्बोनेट तो तब होगी जब वो CO3-2 या फिर SCO3- से जुड़े, वो तो सल्फेट से जुड़ रहा है तो कौन सी होगी, नॉन कार्बोनेट। तो CaSO4 तो कौन सी हो गई, नॉन कार्बोनेट। आगे देखते हैं NaCl। अब बताओ भाई NaCl, अब किसी के माइंड में आएगा सर इसमें Cl आ रहा है तो हार्डनेस होगी, बिल्कुल गलत। हम इसके आधार पर नहीं बोलते हार्डनेस को, इसको तो अपन बाद में देखते हैं। इसको अपन तब देखते हैं कि हार्डनेस कौन सी होगी, कार्बोनेट या नॉन कार्बोनेट। पहले हम देखते हैं इसको। तो देखो Na++1 है ये, तो मतलब ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो क्या होगी ये Na+ हमारी किसी प्रकार की हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करेगा, नो हार्डनेस। ठीक है ना। MgCl2, तो Mg क्या है, +2 है और किससे जुड़ रहा है,
ये Cl से, मतलब किस में जाएगी हमारी, नॉन कार्बोनेट में जाएगी। KCl, के क्या होता है, K प्लस Cl माइनस, K प्लस आ रहा है, करेगा क्या ये, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मल्टीवेलेंट है ही नहीं है। KOH ये करेगा क्या, ये भी नहीं करेगा क्योंकि K आ रहा है। K2CO3 ये भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि K आ रहा है। NaSO3 Na आ रहा है तो ये भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अपन को तो केवल ये वाले देखने, दूसरे जो आगे वाली चीज़ है उसको तो अपन बाद में देखेंगे किसके लिए, कि वो कार्बोनेट है या नॉन कार्बोनेट। MgSO4 बिल्कुल, Mg क्या हमारा मल्टीवेलेंट, SO4 से जुड़ रहा है तो कौन सी होगी हमारी, नॉन कार्बोनेट, MgSO4। MgCl कौन सी होगी हमारी भाई, MgCl ये होगी हमारी कौन सी, नॉन कार्बन। HCl करेगा क्या, HCl क्या होता है हमारा, H प्लस Cl माइनस, तो ये भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब ये हमारा HCl इसमें आएगा। बात करता हूँ MgHCO3, तो Mg करेगा और ये किस में आ रहा है, बाई कार्बोनेट से जुड़ रहा है, इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे, इस वाले में, कार्बोनेट हार्डनेस के अंदर। FeCl2, ठीक, FeCl2, अब इसके कारण होगी या नहीं होगी, इसको समझो आप। देखो क्या आ रहा है, FeCl2, इसका मतलब 2 तो यहाँ पर था प्लस का, Cl था माइनस का, तभी तो बना ये जुड़ करके FeCl2। ये +2 है, हार्डनेस करेगा, किससे जुड़ रहा है, क्लोराइड से, तो कौन सी होगी ये, नॉन कार्बोनेट, FeCl2। FeSO4 सेम चीज, FeSO4 ये भी नॉन कार्बोनेट। FeCO3 Fe है और किससे जुड़ रहा है, CO, तो ये कौन सी होगी हमारी, कार्बोनेट हार्डनेस। तो सभी प्रकार की हार्डनेस हमारी क्लियर हो चुकी है। तो ऐसा आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि कौन सा करेगा हार्डनेस, कौन सा नहीं करेगा, और करेगा तो कौन सी हार्डनेस करेगा, मतलब टेम्पोररी करेगा या परमानेंट, या कहा जाए कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं इसके बाद में, मैं इसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, a water have some alkalinity and total hardness as 100 milligram per liter and 200 milligram per liter respectively, full stop। Calculate carbonate and non-carbonate hardness present in water। सॉल्यूशन, ये कह रहा है किसी पानी में एल्केनिटी दे रखी है अपन को और हार्डनेस, तो एल्केनिटी कितनी दे रखी है उसने, उसने एल्केनिटी तो है 100 और हार्डनेस है हमारी, टोटल हार्डनेस कितनी है 200 मिलीग्राम पर लीटर। अब कह रहा है उस पानी के अंदर आप कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट बताओ। तो एल्केनिटी और टोटल हार्डनेस रिलेटेड हमारे पास एक नोट था, नोट नंबर 3। तो इसमें हमको क्या गिवन है, गिवन एल्केलिनिटी इज इक्वल्स टू 100 मिलीग्राम पर लीटर एंड टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो सिंस मिनिमम ऑफ above is equals to कार्बोनेट, भाई अपन को पता है इन दोनों का जो मिनिमम है वो किसके बराबर होगा, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगा। देयरफॉर कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल्स टू, भाई इन दोनों का मिनिमम किसके बराबर होगा, कार्बोनेट हार्डनेस, मतलब कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर होगी, भाई इन दोनों का मिनिमम क्या है, 100 और 200 का मिनिमम 200 है, सॉरी 100 मिलीग्राम पर लीटर।
तो हमको ये वाली चीज़ पता है कि इन दोनों में जो वैल्यू मिनिमम है वही किसके बराबर होती है, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर। तो कार्बोनेट हार्डनेस हमको पता चल चुकी है कितनी है, 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो नॉन कार्बोनेट कितनी हुई भाई, टोटल है 200, तो कार्बोनेट है 100, इसको आप भाई 300 कर लो, क्योंकि नहीं तो एक कन्फ्यूज हो सकते हो आप, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी तो कहाँ से आई। तो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है, 100। अब हमको नॉन कार्बोनेट निकालने, कैसे निकालेंगे, सिंस टोटल हार्डनेस, सिंस कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बराबर टोटल हार्डनेस। देयरफॉर कार्बोनेट कितनी है 100 प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बराबर टोटल कितनी है 300। तो यहाँ से NaCH कितना आ गया, 200 मिलीग्राम पर लीटर। बताओ भाई, तुरंत निकल गया कि नहीं, इतना बड़ा करने की जरूरत थोड़ी है। हमको मालूम है सिंपल सा, इन दोनों का जो मिनिमम वो कार्बोनेट होगी, और हमको यही निकालना है कि टोटल हमारे पास 300 है, तो 300 में से कितनी तो कार्बोनेट है, कितनी नॉन कार्बोनेट है। कैसे निकाला हमने भाई, टोटल और जो एल्केन का जो मिनिमम वो कार्बोनेट होगी, तो 300 और 100 का मिनिमम 100, तो 100 तो हो गई कार्बोनेट, तो 300 में से 100 तो क्या हो गई कार्बोनेट, तो बची कितनी 200, 200 क्या है नॉन कार्बोनेट, यही लिखा है हमने, 200 होगी नॉन कार्बोनेट, और इन दोनों का मिनिमम क्या है हमारी 100, और वो क्या है कार्बोनेट। ऐसे क्वेश्चन पूछे अपन तुरंत निकाल सकते हैं इजीली। तो सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फिर मैं थर्ड लिखता हूं क्वेश्चन, मैं इसे मिटा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसी में चेंज कर देता हूं, मैं उल्टा कर देता हूं इसको, ये तो है 300 और ये है 100, 300 और ये है 100। देखो भाई, अब की बार क्या कह रहा है कि एल्केनिटी तो है 300 और हार्डनेस कितनी टोटल, वो है 100। अब पूछ रहा है वही सेम चीज, कैसे निकालेंगे अपन। तो टोटल एल्केनिटी 300 है, हार्डनेस है 100, इन दोनों का मिनिमम अब भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है। इसका मतलब हमारी कार्बोनेट हार्डनेस क्या है 100, कार्बोनेट तो इन दोनों का मिनिमम होगा 100 हो गई। अब मुझे नॉन कार्बोनेट निकालनी है। अब आप दिख रहा है टोटल है 100, 100 में से कार्बन कितनी है 100, तो नॉन कार्बन कितनी हुई 0 हुई ना। इसका मतलब जितनी भी उसके अंदर हार्डनेस मौजूद है ना, टोटल किसके कारण है, टेम्पोररी हार्डनेस ही है, उसमें किसी प्रकार की नॉन कार्बन हार्डनेस नहीं, मतलब उसमें क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट की वैल्यूज नहीं है। निकाल के देखा मैंने कितनी आई वैल्यूज की, 0 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि टोटल हार्डनेस को अपन कैसे निकालेंगे, और कार्बोनेट को कैसे निकालेंगे टोटल में से, और नॉन कार्बोनेट को अपन कैसे निकालेंगे। ये सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विद रेस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, हार्डनेस से रिलेटेड, ठीक है ना। अब जो इसके बाद में हमारे कुछ और भी हमारे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जैसे हमारे नाइट्रेट हुआ, फ्लोराइड हुआ, ठीक है, क्लोराइड हुआ, आयरन मैंगनीज हुआ, कॉपर हुआ, सोडियम हुआ, इन सबको अपन देखेंगे 1 बाय 1, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।